नमस्ते प्रिय छात्रों। कल हमने लोकतंत्र का अध्याय शुरू किया था। पहले हमने लोकतंत्र का अर्थ समझा और फिर लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों में सबसे पहले उदारवादी दृष्टिकोण को पढ़ा। अब नंबर 2, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है। मोस्का, पेरेटो, मिचेल आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत की विवेचना की है। इनका कहना है, नंबर 1, कि सरकार जनता के द्वारा नहीं लेकिन जनता के लिए हो सकती है। यानी सरकार को जो चुनने वाले प्रतिनिधि हैं वो आवश्यक नहीं कि जनता के द्वारा ही चुने जाएं, लेकिन जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके लिए सर्वप्रथम या सबसे महत्वपूर्ण उनका जो ध्येय होगा वह जनता का कल्याण होगा। इसमें नंबर 2 में मानना है कि जनता चुनाव के द्वारा अपने शासक को चुनती है। इसमें आम जन चुनाव में भाग नहीं लेता, बल्कि विशिष्ट वर्ग को ही चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है और चुनाव के द्वारा जनता अपने शासक यानी विशिष्ट वर्ग को चुनती है। नंबर 3, इसके समर्थक विद्वानों का मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग ही उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। यही उस लोकतंत्र का सही मायने में संचालन करती है। आम जनता में कम पढ़े लिखे, भ्रष्ट और कई प्रकार के दोषों से युक्त लोग होते हैं, अतः शासन चलाना भी एक विशिष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा ही होना चाहिए। नंबर 4, इनका मानना है कि लोकतंत्र कुछ विशिष्ट वर्गों में सत्ता का संघर्ष है और चुनावी संघर्ष के द्वारा हार या जीत निश्चित होती है। जिसकी जीत होती है वह शासन सत्ता का संचालन करता है। और नंबर 5, इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय विशिष्ट वर्ग के द्वारा ही लिए जाते हैं, आम जनता के द्वारा नहीं। यह लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है। अब हम चर्चा करेंगे नंबर 3, लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। इस दृष्टिकोण के कुछ बिंदु निम्न हैं। नंबर 1, इस दृष्टिकोण में शासन का आधार व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उनके व्यक्तियों के बनाए विभिन्न संगठन, दबाव समूह, ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल और विभिन्न संस्थाएं होते हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य है कि ये सब संगठन राज्य की नीति निर्माण में किस प्रकार से अपना हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 2, इनका मानना है कि शक्ति समाज की अन्य संस्थाओं और राज्य में विभाजित होनी चाहिए। नंबर 3, यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए और सभी अंग यानी जो शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करने वाले होने चाहिए।